सर अगला सवाल थोड़ा तीखा है। जो पिछले यहाँ तक कि आप पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, आप जेल तक गए हैं, तो अचानक से राजनीति में आना और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की विधानसभा से चुनाव लड़ने का जो फैसला है, इसमें एक आपका निजी पहलू भी निकलकर सामने आ रहा है। ये कहीं से भी निजी पहलू नहीं है। जेल भेजा गया, मुझे पर्सनल भेजा गया, तो पर्सनल हमला हमारी ओर से तो कभी था ही नहीं। कि अगर मुख्यमंत्री किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो, और वो किसी भी सीट से लड़ लें, वो आज तय कर लें, हम लोग तो एक हफ्ते बाद अपनी सीटें डिक्लेयर कर दें, वो भी अपनी सीट डिक्लेयर कर दें। तो यूकेडी अपनी सीट जो है वो भाजपा के बाद भाजपा का वेट कर रहे हैं कि यूकेडी? हम किसी का वेट नहीं करते, ना हमने कभी किसी से अपनी कल्पना की है, ना कभी किसी से तुलना की है। हमारी अलग पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम दल नहीं हैं, फिर से कह रहा हूँ कि हम दिल हैं। नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भारत कोठियाल और साथ ही स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में। शख्सियत में इस बार हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो उत्तराखंड की पत्रकारिता में एक बड़ा नाम है और अब राजनीति में अपना दमखम आजमाने उतरे हैं। जी हाँ, हम मिला रहे हैं आपको शिव प्रसाद सेमवाल से, जो कि पहले से ही उत्तराखंड की पत्रकारिता में तमाम तरह के जन मुद्दों को लेकर सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, जन मुद्दों को लेकर हमेशा आगे आए हैं और अब वो राजनीति में उतर आए हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से उन्होंने अब चुनाव लड़ने का फैसला किया है। स्वागत है सर आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और सर से ही जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या रणनीतियां हैं, क्या कुछ जो योजनाएं हैं उनकी पार्टी ने तैयार की है, इसको लेकर सर से ही बातें करेंगे। तो सर पहला सवाल ये है जो कि लाजिमी है कि पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आने का ख्याल कब और क्यों आया? देखिए, लगभग 20 वर्षों से 20 वर्ष पहले हम लोग समाज को बदलने के लिए और समाज को ज़्यादा बेहतर करने के लिए पत्रकारिता में कदम रखा था। अमर उजाला से होते हुए अपनी मैगजीन पर्वतजन शुरू किया, पर्वतजन न्यूज़ पोर्टल और पर्वतजन डिजिटल। लेकिन इन 20 सालों में काफ़ी सारे ऐसे अनुभव हुए, समाज से काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। और फिर एक सीमा के बाद हमें लगा कि एक सीमा के बाद अगर आप समाज में कुछ बेहतरीन करना चाहते हो तो उसकी एक लिमिट है, जो पत्रकारिता एक सीमा तक तो आपको पहुंचाती है, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसमें आप कुछ और आमूलचूल परिवर्तन करें, जो आपके संघर्ष हैं, जो मुद्दे आप उठाते हैं, उनको अगर आप धरातल तक भी लाएँ, उनको आप यथार्थ में परिवर्तन भी कर पाएँ, तो परिवर्तन के लिए पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है। तो जिन उद्देश्यों को लेकर के हम पत्रकारिता में आए थे, उन्हीं उद्देश्यों को आगे जारी रखने के लिए फिर हमें माध्यम चुनना पड़ा। जैसे कि होता है कि एक सीमा तक आप पैदल चलते हो एक रास्ते में, फिर आप गाड़ी में बैठते हो, फिर आपको पता चलता है कि गाड़ी से भी आप जितनी जल्दी है उतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। तो फिर एक पॉलिटिक्स एक ऐसा माध्यम था कि हम लोग बेरोक टोक जो है उन चीज़ों को कर सकते थे। जैसे पत्रकारिता की कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिटिशियन हमें नो कमेंट्स कर दे, कोई ब्यूरोक्रेट हमें नो कमेंट्स कर दे पत्रकारिता में, तो फिर हम आगे अपनी बात जारी नहीं रख पाते। लेकिन यही सवाल अगर हम सदन में पूछते हैं, यही सवाल अगर हम पॉलिटिशियन के तौर पर पूछते हैं, तो फिर जवाब मिलना लाजमी हो जाता है, जवाब देना बाध्यता हो जाती है। तो ये एक बड़ा कारण था पॉलिटिक्स के लिए। दूसरा, पत्रकारिता की कुछ सीमाएं होती हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं कि आप सवाल कर तो सकते हो, आप सवाल पूछ भी सकते हो, आप पत्रकारिता कर भी सकते हैं, लेकिन आप जनता के मुद्दों पर सड़क पे नहीं लड़ सकते, आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप जो लोकतंत्र के और माध्यम हैं, उपवास नहीं कर सकते हो, अनशन नहीं कर सकते हो, और माध्यमों को मतलब जनता की आवाज़ को उठाने के जो तीखे माध्यम है आप उनको नहीं अपना सकते। लेकिन लोकतंत्र में, पॉलिटिक्स में आप ये सारे माध्यम अपना सकते हो। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी लगा हमें कि पॉलिटिक्स में आना चाहिए और पॉलिटिक्स में आके जनता के साथ, जहाँ जनता सड़कों पे बैठ रही है तो सड़कों पे बैठा जाए, जहाँ जनता सड़कों पे संघर्ष कर रही है वहाँ संघर्ष किया जाए। तो इसलिए एक पॉलिटिक्स बड़ा माध्यम है। सर, जैसा देखा जाता है कि जनता, जो उत्तराखंड की जनता है, वो कई बार देख चुकी है कि बीजेपी के नेता हो गए, कांग्रेस के नेता हो गए, तमाम तरह हर बार दो पार्टियां ही आई हैं, उनसे लोगों का थोड़ा विश्वास उठ सा चुका है, क्योंकि समस्याएं जो हैं लगातार पलायन, रोजगार, वैसी पलायन की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या लगातार उठती आई हैं। ऐसे में जो उत्तराखंड की जनता का नज़रिया है वो पत्रकार के लिए एक अलग हो सकता है और नेताओं के लिए एक अलग हो सकता है। ऐसे में आप कैसे, ये आपको लगता है कि जनता आप पर एज अ नेता उतना विश्वास कर पाएगी जितना वो आपको एज अ पत्रकार कर रही थी? बिल्कुल, दरअसल ऐसा है कि अब तक पत्रकारिता में और नेतागिरी में एक बेसिक अंतर होता है कि एक पत्रकार जब सवाल उठाता है कि किसी गांव में सड़क नहीं पहुंची, तो वो उसके लिए सवाल उठाता है, उसके लिए लिखता है, आवाज़ उठाता है। लेकिन एक नेता चाहता है कि वहाँ तक सड़क ना पहुँचे। अगर सड़क पहुँच गई तो उस नेता की नेतागिरी जो है ख़त्म हो जाएगी। वो उस मुद्दे को हमेशा जीवित रखना चाहता है, उस मुद्दे पे पॉलिटिक्स करना चाहता है। लेकिन अगर वो मुद्दा सॉल्व हो गया, जिस दिन सॉल्व हो गया उस दिन पॉलिटिक्स खत्म हो गई।
अब आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बड़ी लंबे समय से बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने जैसे कश्मीर इशू सॉल्व किया तो उस पर पॉलिटिक्स खत्म हो गई। तो ऐसे नेताओं को भी लगता है कि अगर हमने सड़क पहुंचा दी गांव तक तो गांव में लोकल नेता जो है डेवलप हो जाएंगे, फिर वो उनकी पॉलिटिक्स को चुनौती देंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो इसलिए सड़क ही नहीं रही तो ना लोग सड़कों पे आएंगे, ना लोकल नेता जो है डेवलप हो पाएंगे। तो पत्रकारिता में एक बेसिक अंतर था। लेकिन अब जब हम लोग पत्रकारिता में इन सब चीज़ों को समझ करके पॉलिटिक्स में आए हैं तो अब पब्लिक भी इस बात पे भरोसा करने लगी है और इस बात को समझने लगी है कि वाकई पॉलिटिक्स के लिए जन समस्याएं केवल एक मुद्दा होती है, वोट बैंक बनाने का एक माध्यम होती है, और ये आने वाले समय में पब्लिक जो है अपने जनादेश से सिद्ध भी करेगी। सर, विश्वास जो जनता का है यहाँ पे, उससे एक और प्रश्न खड़ा होता है कि उत्तराखंड की जनता की विश्वास की बात करें तो उन्होंने हमेशा कभी कांग्रेस पे विश्वास किया, कभी बीजेपी पे विश्वास किया, और अभी आप ऐसे संगठन से जुड़े हैं जिस पे जनता का विश्वास ना के बराबर हो चुका है। ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती है कि आप किस तरह से जनता का विश्वास वापस हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जो यूकेडी है वो बहुत उत्तराखंड जब राज्य आंदोलन हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान था उस समय उसका, लेकिन अब जो विश्वास है वो बिल्कुल जीरो हो चुका है। एक अंतर है विश्वास में और उम्मीद में। जैसे आप देखते होंगे कि गांव पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है 60-70 साल के दौर में, इतने नीचे उसका स्तर गिर गया है कि पब्लिक भी उस तरीके से सोचती है, जनता भी सोचती है कि जैसे आपने देखा होगा कोई अच्छा सा अध्यापक है, बड़े नैतिकता का पालन करने वाला है, अगर वो इलेक्शन में उठ जाए लोकल में तो लोग क्या बोलते हैं, आदमी तो बहुत अच्छा है, जीतना तो चाहिए लेकिन जीतेगा नहीं। क्योंकि पॉलिटिक्स में जो धन बल का जो प्रभाव हो गया है, जो छल बल का हो गया है, जो प्रलोभन का हो गया है, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे प्रलोभनों में हम लोग भी फंस जाते हैं, जनता भी कहीं ना कहीं आ जाती है, अवेयरनेस की कमी के कारण अपने दूरगामी मुद्दों को नहीं देख पाती है। तो नेता लोग क्या करते हैं, उनको क्षणिक भावावेश में प्रलोभन में आ जाते हैं या उनको उकसा देते हैं, उनके धार्मिक इशूज़ को उकसा देंगे, उनके लोकल इशूज़ पे उन्हें आपस में लड़ा देंगे, उनके आपस जातिगत समीकरणों को इस तरीके से उलझा देंगे कि पब्लिक उन्हीं में फंस के रह जाती है और उन्हें लगता है कि हाँ भाई उनकी जाति पे कोई खतरा है, उनके धर्म पे कोई खतरा है, उनके अस्तित्व पे कोई खतरा है। तो इसलिए वो फिर से बीजेपी और कांग्रेस की तरफ उनको रुख करना पड़ता है कि उनको लगता है कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टियां पुरानी हैं तो उनके पास एक पूरा सिस्टम है, मतलब नया ओपिनियन तैयार करने का, और उनका कैडर और जो उनके कुछ लोग हैं, उनका जो आईटी सेल है, जो तमाम चीज़ें वो इस तरीके का माहौल बनाती, तो वाकई लगता है कि भाई बड़ा खतरा है। जैसे आजकल बिहार चुनाव में पब्लिक भी समझदार हो गई, तो उन्होंने कहा है कि भाई बिहार चुनाव आ रहे हैं, हे ईश्वर तुम हमारी सेनाओं और हमारी सैनिकों की रक्षा करना। तो सोचो कि बिहार चुनाव आते ही सैनिकों पे और सेना पे कैसे हो सकते। जैसे एक बयान था कि भाई 350 आतंकवादी घुसने वाले हैं बिहार चुनाव में, कि बिहार चुनाव में एक बयान आया। तो सोचो कि इस तरीके की मानसिकता से जब आपको उकसाया जाएगा, भयभीत किया जाएगा, तो जनता जो है कहीं ना कहीं इस धोखे में आ जाती है। लेकिन उत्तराखंड के मामले में ये बिल्कुल अलग है। यहाँ 3.5-4 साल में जो कुशासन रहा है, अब पब्लिक किसी भी तरीके से इस तरीके के उकसावे में और इस तरीके से बातों में नहीं आने वाली। और राष्ट्रीय पार्टियों को भी ये सोचना चाहिए कि ये कोई देश का चुनाव नहीं है जहां आप देश पे हमला बता करके किसी राज्य में वोट ले जाओगे। ये उत्तराखंड है मात्र 13 जिलों का, यहाँ आप देश के हमले पे आधारित पे जो है लोकल मुद्दों को ओवरलुक नहीं कर सकते। सर, 20 सालों से, पिछले 20 सालों से जो उत्तराखंड की राजनीति है वो कांग्रेस और बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रही है, और आपने यूकेडी को चुना चुनाव लड़ने के लिए और अपना राजनीति सफ़र शुरुआत करने के लिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि उत्तराखंड में हम 70 विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही एक नई पार्टी या पुरानी भी हो सकती है, सर्वजन स्वराज पार्टी, उन्होंने भी अपना 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए। तो इन दो पार्टी को छोड़कर आपने यूकेडी को ही क्यों चुना, ये एक सवाल है। देखिए, उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में बनाने वाली पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल है, और उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के संघर्षों का दल है और लोगों की जन भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं। और केवल एकमात्र ये दल है, ये पार्टी है जो उत्तराखंड के हितों के लिए सड़कों पर रही है हमेशा। उन्होंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में सोचा ही नहीं, उन्होंने कभी सदन और सदन के हिसाब से जनता के मुद्दों को लिया ही नहीं, उन्होंने कभी भावनाओं को कैश करने के बारे में नहीं सोचा। वो हमेशा सभी तरीके के जन संगठनों के साथ, सभी तरीके के समस्याओं के साथ खड़ी रही। और यूकेडी की कुछ यूएसपी हैं, जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई उत्तराखंड में कम से कम 70% रोजगार यहीं के अस्थायी और मूल निवासियों को मिलना चाहिए, तो इस बात पे अगर किसी के संकल्प पत्र है तो इस बात ये केवल यूकेडी ये बात कह सकती है और कोई दूसरी पार्टी नहीं कह सकती। दिल्ली से संचालित पार्टियां ये बात कह ही नहीं सकती, और दिल्ली से संचालित पार्टियों के मुद्दे हमेशा दिल्ली से ही संचालित होते हैं, दिल्ली से गाइडेड होते हैं। जैसे दिल्ली से संचालित पार्टियों ने लगातार, अभी लेटेस्ट अगर एक मुद्दा कहूँ मैं, हाथरस का मुद्दा, हाथरस पे बड़ी हाय हाय हुई
लेकिन यहाँ के मुद्दे, कोरोना काल में कितने बलात्कार हुए, कितनी दहेज हत्याएं हुई, यहाँ पे सारे लोग चुप थे। केवल यूकेडी थी जो इन मुद्दों को लेकर सड़क पे थी। तो लोकल मुद्दे, लोकल समस्याओं को एड्रेस यूकेडी ही कर सकती है, बाकी पार्टियां केवल दिल्ली का मुंह ताकेंगे। तो इसीलिए एक बड़ा कारण था कि मुझे यूकेडी में आना पड़ा। यूकेडी मुझे ज़्यादा मुफीद लगी। और दूसरी बात है कि चुनाव अभी दूर है। मैं पत्रकारिता में जिस तरीके के मुद्दे उठाया करता था अपने मीडिया में, उस तरीके के मुद्दे सड़कों पे उठाने के लिए केवल उत्तराखंड क्रांति दल ही है एक जो दल है। चुनाव तो अभी बहुत दूर की बात है, इसलिए हमने यूकेडी को चुना। सर, उत्तराखंड राज्य अलग बनने के लिए यूकेडी का गठन उत्तराखंड राज्य को पृथक करने के लिए हुआ। उसके बाद जो यूकेडी ने बहुत संघर्ष किए और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन उसके बाद यूकेडी की जो पावर थी, या जो कह सकते हैं कि यूकेडी जो गायब सी होती चली गई, क्योंकि पहले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें आई, उसके बाद 2 सीटें आई, फिर 3 सीटें आई, उसके बाद 1 सीट आई, फिर अब 0 इस वाले उसमें हुई। तो उस कहीं ना कहीं आप भी ये मानते होंगे कि कुछ ना कुछ कमियां जरूर रही, जो पार्टी लगातार निरंतर डाउन होती गई। और वो क्या कमियां हैं जो अब आपको लगता है कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है? कमियां कह लो या अतिक्रम कह लो, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने 20 सालों में देखा है, उत्तराखंड क्रांति दल केवल आंदोलन करने वाली पार्टी ही रह गई। उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी आंदोलन को वोट बैंक में बदलने की नहीं सोची। जैसे हम सपोज कल परसों रोडवेज वाले कर्मचारियों के धरने पे गए थे, हम उनके साथ रहे। उनकी आवाज़ न तो कांग्रेस के इंटक ने उठाई, उनकी आवाज़ न तो वामपंथी सीटों ने उठाई, एटक ने उठाई, ना तो उनकी आवाज़ भाजपा के बीएमएस संगठन ने उठाई। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल ने, क्योंकि पॉलिटिकली उनके बारे में नहीं सोचता, इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी उनके यहाँ ट्रेड यूनियन तक नहीं बनाई। वो उनको वोट बैंक के रूप में नहीं लेती है, वो उनको अपनी जनता के रूप में लेती है, अपने भाई बहनों के रूप में लेती है। और जब भी उनकी समस्या हुई, जब वो लोग उन्होंने किसी ने नहीं उठाई, तो वो लोग यूकेडी के पास आए और यूकेडी उनके धरने में शामिल हुआ, उनके प्रदर्शन में शामिल हुआ, उनके लिए ज्ञापन दिया, उनके लिए सड़कों पे लड़ रहा है। सारे जितने भी उनके डिपोज हैं, सब में यूकेडी के लोग जाकर के उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस भाजपा की तरह उनको वोट बैंक की तरह सोचता है यूकेडी, तो यूकेडी भी आज नंबर 1 सत्ता में होता। दूसरा, यूकेडी की भी ट्रेड यूनियन वहाँ होती। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं, हम तो जनता के लिए आंदोलन में रह गए और उसको वोट बैंक की फसल के रूप में कैश करा के ये कांग्रेस और भाजपा वाले ले गए। अभी ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जैसे सिपन कोर्ट का मुद्दा है, उनके विस्थापितों के लिए यूकेडी वहाँ लड़ती रही। बाकी आने वाले समय में देखना आप, इसको कांग्रेस और भाजपा वाले बोलेंगे जी हम ही आपके खैरख्वाह हैं, हम ही आपके तारनहार हैं, वही कैश करा के ले जाएंगे। अभी शिक्षा जो बीएड प्रशिक्षित है, डीएलएड प्रशिक्षित, उनका धरना है। अब कांग्रेस भाजपा वाले अभी तक नहीं गए वहाँ, हम लोग गए। उन्होंने हमसे बात की, हमें फ़ोन किया कि सर आप हमारे धरने पे शामिल होने के लिए आइए। हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई जनता को हमसे उम्मीदें हैं, जनता को ये उम्मीद है कि सड़क पे ये हम लोग संघर्ष कर सकते हैं। तो उन्होंने बुलाया, हम लोग शामिल हुए और हमने कहा कि भैया हम अब ये मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा यूकेडी का मुद्दा है, क्योंकि हमारे बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करने के 9 महीने बाद भी बाहर बैठे हुए। ये बात यूकेडी भाजपा कांग्रेस नहीं कर सकती। तो ये एक बड़ी बात है कि क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली उस तरीके से वोट बैंक के रूप में नहीं देखते अपनी जनता को, और जो देखते हैं वो सत्ता में पहुंच जाते हैं। तो अब जनता जो है इस बात को भी समझ गई है कि उनको कौन केवल वोट बैंक के रूप में कैश करता है और कौन उन्हें अपना समझता है। तो इसीलिए लोग आज कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है ये दल नहीं, ये दिल है। चलिए, मानते हैं कि जो जनता का कनेक्ट वो यूकेडी से है, लेकिन वो चुनावी माहौल में क्यों नहीं दिख पा रहा है? चुनावी माहौल में यूकेडी की कमी थी। यूकेडी कभी चुनावी माहौल में चुनावी तरीके से कभी गई नहीं, कभी लोगों को उस तरीके से हम लोग समझा नहीं पाए। जैसे आज भी मैं कहूँ, उत्तराखंड क्रांति दल में आप सोशल मीडिया में देखिए, लोग कह रहे हैं कि जी हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे पास आइए, हम लोग वेट कर रहे हैं आपके। और जब हम कहीं जाते हैं, चले जाते हैं, वो बोलते हैं जी अब तक कहाँ थे तुम, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। हमने कहा अभी देर कर दी, अंधेर तो नहीं करी, देर आए दुरुस्त आए। अब हम लोग समझ गए हैं कि जब आप लोगों की भावनाएं इतने उबाल पर आ गई हैं कि अब आप 20 सालों से चले जाने के बाद अब आप लोग खुद पुकार रहे हैं, तो आपका जैसा आदेश है, आपकी जैसी भावनाएं हैं। जब आपने हमें सड़कों पे चाहा तो हम सड़कों पे रहे। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ को सदन में उठाया जाना चाहिए, तो हम लोग आज तैयार हैं, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। तो सर, क्या यूकेडी भी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? और अगर लड़ती है तो किस तरह से, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी? इस पर रणनीति अभी तक पार्टी की हुई है? जी हाँ, सारे लोग सारी सीटों पे काम कर रहे हैं। और बिल्कुल पिछले लंबे समय से, 20 सालों से, ये राज्य बनने से पहले से भी जो हमारे संघर्षों में 7 चेहरे हैं, जो जनता के संघर्षों में साथ रहे हैं, हम लोग उन्हीं में से जो भी लोग सदन में आना चाहते हैं, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसी में से छटनी करेंगे। और जो बेस्ट, जिनको जनता का जिनको ज़्यादा सपोर्ट होगा, उन्हें टिकट दिया जाएगा और वो लोग जनादेश के लिए जो है आने वाले चुनाव में मैदान में होंगे।
सर, जैसे उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा 3-4 मुद्दे जो है अहम रहे हैं। अब यूकेडी ने फैसला कर लिया है चुनाव लड़ने का। जो अहम मुद्दे हैं वो 3-4 मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। तो इससे इतर जो आपको लगता है कि उत्तराखंड की जो जनता को मुद्दे होने चाहिए, उनके पास वो चीज़ें होनी चाहिए, तो इससे इतर क्या मुद्दे हैं? क्योंकि ये जो मुद्दे हैं ये हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में जारी करती है, लेकिन फिर भी समस्या आज 20 सालों बाद भी जस की तस है। पलायन इतनी बड़ी समस्या है जो हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखती है। तो इन 2-4 मुद्दों के अलावा आपके पास कोई अलग, पार्टी के पास कोई अलग मुद्दे हैं? देखिए, जो मुद्दे हुआ करते थे वो मुद्दे कभी आज तक उठाए ही नहीं गए, और जो केवल एक पूरे देश के जो भी नगर पालिका का चुनाव लड़ो, ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ो, चाहे सांसद का चुनाव लड़ो, आप सभी बोलते हैं सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और ये जो मुद्दे हैं, पलायन जैसे मुद्दों की बात करते हैं। लेकिन इन मुद्दों को एड्रेस कैसे करेंगे, इन मुद्दों को सॉल्व करने का पार्टियों के पास क्या ब्लूप्रिंट है, ये ना तो कभी पार्टी की समझ रही है, ना कभी पार्टी ने इसको लेके ब्लूप्रिंट बनाया, ना कैसे सॉल्व करेंगे, क्या रणनीति है, क्या समयबद्ध रणनीति है, इसको लेकर के पार्टी के पास कोई काम, मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के पास सबसे पहले तो ये जो मुद्दे हैं इनके लिए एक फुल प्रूफ क्रिस्टल क्लियर प्लानिंग है, समयबद्ध प्लानिंग है, और उसका पूरा एक रोड मैप है, उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट है कि अगर प्लान के मुद्दे को एड्रेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, अगर स्वास्थ्य के मुद्दे को एड्रेस करना है तो कैसे करेंगे। इनके पास नहीं है। इनके पास नहीं है तो आपने देखा होगा कि क्या हुआ, जिन्होंने कहा कि स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है, लेकिन मुद्दा जब ये लोग सत्ता में आ गए, जब भाजपा भी थी और जब कांग्रेस भी थी, दोनों सरकारों ने क्या किया, पहले अस्पताल जो हमारे बने बनाई बिल्डिंग थी, अच्छे खासे डॉक्टर थे, जब बाहर की पार्टियों को ये लगा कि यार ये हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, ओपीडी बहुत है इसकी, उन्होंने उनको सेटिंग करी, उसको प्राइवेट मोड में ले लिया। अभी डोईवाला का जो हॉस्पिटल है उसको जॉली ग्रांट ने पीपीपी मोड में ले लिया। भैया, एक मैदान में जो हॉस्पिटल है, वेल इक्विप्ड है, सारे डॉक्टर्स हैं, सारी जांचें हो रही हैं वहाँ, आपने उसे पीपीपी मोड में क्यों दे दिया? क्योंकि पीपीपी मोड में देने से आपको कमाई होती है। तो आपने मुद्दा तो उठा लिया कि हमारे स्वास्थ्य का मुद्दा है, लेकिन आपने उसे कमाई का माध्यम बना लिया। आपने शिक्षा का मुद्दा उठाया, लेकिन इस पूरे कोरोना काल में सबने देखा कि आपने सारे पेरेंट्स को शिक्षा माफिया के हवाले छोड़ दिया। उन्होंने केवल फीस लेने के लिए आपके मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस का बहाना बनाया और सिर्फ 1 घंटे पढ़ाने का नाटक किया। कितनी कनेक्टिविटी पहाड़ों में है, कितने मोबाइल स्मार्टफोन लोगों के पास घरों में, इसका सरकार ने कभी सोचा? नहीं सोचा। शिक्षा माफिया की गोद में सरकार बैठ गई और पूरी तरीके से पूरी फीस ली गई। जिनकी फीस नहीं लेगी उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया। सरकार ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन है कि नहीं है, पेरेंट्स के पास कनेक्टिविटी है कि नहीं है, या जितने घंटे क्लास तब चलाई जाती थी जब कोरोना काल नहीं था, क्या उतने घंटे क्लास चल रही है कि केवल फीस लेने के लिए दिखावा हो रहा है? आपने छोड़ दिया यार, आपने सारी चीज़ें जो है माफिया के भरोसे छोड़ दी। आपने स्वास्थ्य माफिया के भरोसे छोड़ दिया, पीपीपी मोड में अपने हॉस्पिटल्स दे दिए जो अच्छे थे। आपने शिक्षा को शिक्षा माफिया के भरोसे छोड़ दिया। आपने पानी को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि 1 जल में 1 रुपये में हम आपको पेयजल देंगे, और फिर आप क्या करना चाहते हो? आप उसके पानी जो अब तक आ रहा था उनके धारों पे, आप उसको टैप करके उसके घर में पहुंचाओगे, उस पर मीटर लगा दोगे, फिर आप उसे प्राइवेट कंपनी को ठेके पे दे दोगे। आपने बिजली का मुद्दा उठाया, पहले बिजली का कितना बिल आता था, और जब से आपने प्राइवेट हाथों में दिया है कई जगह बिजली का बिल, तब से जरा गाँव वालों को पूछो, सबसे जरा लोगों को पूछो, उपभोक्ताओं को, कि कितना बिल आता है उनका बिजली का। दुगना बढ़ गया है बिजली। आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया। आपने अपने हाथ में रखी केवल कुर्सी, बाकी तो आपने मापने के हाथ में सौंप दिया। तो यूकेडी इन बातों को बहुत भली भांति समझती है। इन 20 सालों में जनता भी इन बातों को भली भांति समझ गई है। इसके अलावा जो हमारे जो और मुद्दे थे, जैसे कि इन मुद्दों के अलावा आपके जो नेता हैं, जो उत्तराखंड आंदोलनकारियों पे गोली चलाने के लिए मुख्य अभियुक्त है, जो डीएम अनंत कुमार, आपके सुपर ब्यूरोक्रेट ओम प्रकाश ने उसे अपना समधी बना दिया। आप उत्तराखंड आंदोलन के कार्यों के प्रति आपकी सरकार, आपके ब्यूरोक्रेट्स कितने संवेदनशील हैं, इस बात से दिखता है। आज उनके मुकदमे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश ट्रांसफर हो गए दूसरे राज्यों में। कैसे हो गए? कैसे होने दिया आपने? आज उनके लिए 1,000-20,000 रुपए का एडवोकेट आपके पास नहीं है, और आप अगर अपने पे बात आई, अपने हितों को साधने की बात आई, आप अपने कभी फंस जाते हो, तो आप जो है 20-20 लाख रुपए पर हियरिंग का एडवोकेट, मुकुल रोहतगी तरीके के एडवोकेट जो है हाई कोर्ट में खड़े कर देते हो, सुप्रीम कोर्ट से लाके 20 लाख पर हियरिंग पे। और आंदोलनकारियों को इंसाफ दिलाने के लिए आप होर्डिंग तो लगा देते हो कि सत नमन, लेकिन आज तक आपने एक वकील ढंग का करके नहीं दिया इन आंदोलनकारियों के लिए। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। अगर यूकेडी सत्ता में आई तो हर आंदोलनकारी परिवार की जो भी पेंशन है वो 20,000 रुपये हर महीने की जाएगी, और
जो भी उत्तराखंड के मूल निवासी है, हर परिवार से एक व्यक्ति को हम लोग सरकारी सेवा में जरूर लेंगे। जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए बलिदान दिया, उत्तराखंड के लिए लड़े हैं, उत्तराखंड के मूल निवासी है, ये उनका हक है। उत्तराखंड से यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से बिजली जाती है, लेकिन यहाँ आज भी पैसा लिया जाता है। तो उत्तराखंड क्रांति दल का बिल्कुल साफ मानना है कि जब बिजली, पानी और जवानी, इन तीनों पे हमारा हक पहले है, और अगर हमें जवानी को रोकना है, अगर हमें बिजली पानी को क्योंकि हमारा है, तो इसलिए हम अपने लोगों को ये सब चीज़ें एक लिमिट तक फ्री में देंगे। तीसरा एक जो मुख्य मुद्दा है, ये कोई भी पार्टी इस बारे में बात नहीं करती कि भैया जब सारे देश में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हो रही हैं, तो उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को भी मजबूत होना पड़ेगा। ये सारे लोग आज कह रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के लोगों को 70% से ज़्यादा रोजगार देने की बात कोई भी पार्टी नहीं करती। तो हम लोगों का ये कहना है कि कोई भी ट्रेड हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले उत्तराखंड के जो अस्थायी निवासी हैं उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ भाजपा देख लो, अगर इनके घोषणा पत्र अगर छपवाते हैं ये, तो इनके घोषणा पत्र तक जो है सहारनपुर इलेक्ट्रिक प्रेस में छपे रहते हैं। तो जो लोग अपनी पार्टी का घोषणा पत्र तक जो है उत्तराखंड से बाहर छपवाते हैं कि यहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, कि यहाँ काम नहीं होता है, तो इनकी सोच का आप अंदाजा इस घोषणा पत्र के प्रिंटिंग होने से लगा सकते हैं कि ये यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए कितने गंभीर हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये बिल्कुल साफ मानना है कि जो भी रोजगार के साधन हैं, जो भी नौकरियां हैं, हमारी शीर्ष प्राथमिकता उत्तराखंड के लिए रहेगी, उत्तराखंड के अस्थायी और मूल निवासियों के लिए रहेगी। और जो ट्रेड हमारे पास नहीं है, हम लोग उन ट्रेड के लिए यहाँ जो है डेवलपमेंट करेंगे, उन ट्रेड के लिए प्रशिक्षण वगैरह देंगे, और तमाम जो टेक्निकल हैंड्स हैं वो तैयार करेंगे, और यहीं के लोगों को शीर्ष प्राथमिकता पर रखेंगे। सर, अगला सवाल थोड़ा तीखा है। तो पिछले दिनों आपने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि आप मुख्यमंत्री की विधानसभा, डोईवाला विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये मीडिया पे बहुत छाया। इस सब के बीच एक पहलू निकल कर आता है कि जैसा कि आप पिछले हम कई खबरों में देख चुके हैं कि सरकार से आपका आरोप प्रत्यारोप चलता रहा है, यहाँ तक कि आप पे राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, आप जेल तक गए हैं। तो ये जो अचानक से राजनीति में आना और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री की विधानसभा से चुनाव लड़ने का जो फैसला है, ये कहीं आपका इसमें एक आपका निजी पहलू भी निकल कर सामने आ रहा है, तो इसको आप किस तरह से? ये कहीं से भी निजी पहलू नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री की बिटिया दिल्ली में उत्तराखंड के कौन से भवन में पढ़ती थी, कितना उस पर सरकारी पैसा खर्च होता था, मुख्यमंत्री का भतीजा क्या करता है, उनका भाई क्या करता है, उनका बेटा क्या करता है, उनकी वो पर्सनल कहाँ जाते हैं, ये तो कभी परवज्जन ने दिखाया नहीं। जेल भेजा गया, मुझे पर्सनल भेजा गया, तो पर्सनल हमला हमारी ओर से तो कभी था ही नहीं। अगर हम कभी, आपने भी कभी, किसी ने नहीं देखा होगा कि मुख्यमंत्री की बिटिया कहाँ रहती है, उनके घर वाले क्या करते हैं, कभी हमने अपना कैमरा, अपनी लेखनी उधर नहीं की। तो हमारी लड़ाई कभी भी पर्सनल नहीं थी। उनकी हो सकती है, वो उनका अपना विषय है, उनकी अपनी सोच है। हम लोग तो सोचते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग जो पद है, जो जिम्मेदारी है, जो उत्तराखंड के प्रति जिम्मेदारी है, उसको लेकर के अगर कहीं से भी कोताही होती है तो उन सवालों को उठाते रहे हैं। और जहाँ तक लोग ये सोचते हैं कि ये पर्सनल हमला है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इम्पैक्ट जरूर जाता है। अगर हम कुछ लिखते हैं तो जब उस घटना के लिए जो व्यक्ति जिम्मेदार होगा, कहीं ना कहीं बात वहाँ तक भी जाएगी। अगर आप सांकेतिक भाषा में भी कहोगे तब भी जाएगी। और आग अगर किसी केंद्र पे लगी है और कहाँ पहुँची है, तो जहाँ पहुँची है वहाँ पानी डालोगे पहले जहाँ से वो आग निकल रही है। तो बट नेचुरल है कि जहाँ से निकल रही है, जनता ये जानती है कि ये जो धुआं उठ रहा है इसका सोर्स कौन है। तो जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो देखती है कि परवज्जन क्या लिख रहा है, लेकिन वो जानती है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो पब्लिक सीधे माइंड मेकअप कर लेती है कि भाई इसके लिए सीएम जिम्मेदार है, या इसके लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पर्सनली जिम्मेदार है, क्योंकि यही जो चीज़ों, मतलब जो अव्यवस्थाएँ हैं राज्य में, जो भ्रष्टाचार है, करप्शन है, इसको ख़त्म नहीं होने देना चाहते। तो पब्लिक जानती है, इसलिए पब्लिक को लगता है कि भाई परवज्जन तो सीधे सीएम साहब के खिलाफ लिखता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ने की जहाँ तक बात है, एक बात है कि ये मांग सबसे पहले हमने नहीं करी, हमने कहीं से भी मांग नहीं की। लोग इतना उकता गए, हमारी खबरें पढ़ के, इतनी चीज़ों को देख करके वो इतने व्यग्र हो गए लोग कि उनको लगा कि भैया ये जो सीएम हैं, इन्हीं को हरा दिया जाए तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो हमने कहा भाई, जैसे आप रावण के दशहरे को ले लो कि श्री राम भी चाहते तो सबसे पहले नाभि में तीर मार के खेल ही खत्म कर लेते। क्या श्री राम को पता नहीं था कि नाभि में ही जीवन है, प्राण है रावण के? लेकिन उन्होंने नहीं मारा नाभि में, उन्होंने पहले उसका एक सिर उड़ाया, फिर एक हाथ उड़ाया, फिर दूसरा हाथ उड़ाया, फिर तीसरा हाथ उड़ाया। जब पब्लिक ने खुद बोला कि अरे श्री राम आप कहाँ ये सब कर रहे हो, तो दोबारा जुड़ रहे हैं, आप इनकी नाभि में तीर मारो, तो उन्होंने जाके नाभि में तीर मारा।
तो ऐसी डोईवाला की जनता ने हमें कहा कि प्रवचन तुम क्या उटपटांग काम करते हो, यहाँ आओ और इनके खिलाफ यहाँ आके इलेक्शन लड़ो। तो हमें लगा कि भाई ठीक है, तो हमने शीर्ष नेतृत्व पे ही ये बात छोड़ी है कि अगर यूकेडी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझको चाहा, अगर मेरे को आदेश दिया, तो मैं कहीं से भी पीछे नहीं हूँ। मैं पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका सम्मान करता हूँ, उनके आदेश का पालन करूँगा। और ये शायद इसलिए भी ज़रूरी है कि एक उदाहरण जनता के सामने है। लोगों ने मुझे कहा डोईवाला में कि भैया आप लोग ये देखो कि प्रचंड बहुमत की गवर्नमेंट है, 57 विधायक हैं, और अगर भाजपा को ये घमंड हो गया है कि अगर सीटें घटी भी तो कितनी आएंगी, 35-36 तो आई जाएंगी, मेजोरिटी में तो आई जाएंगे हम, 1-2 होंगे तो निर्दलीय ले लेंगे, लेकिन सरकार तो हमारी रहेगी। इसलिए सरकार ने अपने आप को जनता के प्रति उत्तरदायी समझना बंद कर दिया है। और पब्लिक को ये बिल्कुल साफ लगता है कि अगर दोबारा से भाजपा की सरकार किसी भी तरीके से आई तो जिन मुख्यमंत्री जी से वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से, भाजपा फिर से हरियाणा के खट्टर वाले मॉडल को यहाँ भी अपनाएगी। जिस तरीके से खट्टर साहब को वहाँ हरियाणा में छीछा-लेदर हो गई भाजपा की, भाजपा हारते हारते बची, लेकिन खट्टर साहब फिर मुख्यमंत्री बन गए। उसी तरीके से जिन सीएम साहब ने हमें 5 सालों में त्रस्त किया है, एक एक चीज़ के लिए जो है हमें भुगता दिया है, एक एक हमारी बेइज्जती कर दी, ऐसे बयान दिए कि पूरे देश में हमारे ऊपर थू थू हो रही है, हमारी गरिमा को जो है इन्होंने किनारे रख दिया। अगर दोबारा से अगर भाजपा सत्ता में आती तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ही दोबारा से सीएम बनेंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि भैया और कुछ भी हो, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम नहीं बनना चाहिए। तो अगर नहीं बनना चाहिए, जनता की ये मांग है, तो उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल के रूप में अगर मुझे आदेश होता है तो मैं भी एक विकल्प के तौर पे जनता के बीच हूँ, ताकि पब्लिक कल के दिन ये ना बोले कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए हमने भाजपा को चुन लिया 20 सालों से लूटने के बावजूद, क्योंकि यूकेडी नहीं थी, इसलिए हमने कांग्रेस को चुन लिया 20 साल तक लूटने के बावजूद, क्योंकि यूकेडी जैसा दल नहीं था। तो आज यूकेडी का दल है, यूकेडी के प्रत्याशी आपके बीच है, यूकेडी की सक्रियता आपके बीच है। तो हम आपके सामने, अब आपकी चॉइस है। अगर आपका जनादेश हुआ तो दोबारा से सीएम साहब एक तो इस तरीके से आपकी छाती में बैठ के मूंग नहीं दलेंगे, दूसरी इस तरीके की सरकार किसी भी तरीके से ना आए, ये तय जनता को करना है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए, अभी से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी और विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं तो क्या होगा। भाई ये तो यूकेडी को तय करना है कि अगर, और जनता को तय करना है कि अगर वो चाहती है कि मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत है दोबारा सत्ता में ना आए, तो डोईवाला से डर के कहीं भी भाग जाएं। अगर उनको लगता है कि शिव प्रसाद सेमवाल डोईवाला में तो कहीं और चले जाएंगे, तो यूकेडी के जो 70 के 70 सीटों पे यूकेडी के जो सैनिक हैं वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और वो किसी भी सीट से लड़ लें, वो आज तय कर लें। हम लोग तो 1 हफ्ते बाद अपनी सीटें डिक्लेयर कर दें, वो भी अपनी सीट डिक्लेयर कर दें, और यूकेडी का प्रत्याशी उनके अगेंस्ट विकल्प के रूप में खड़ा होगा। ये पब्लिक को तय करना होगा कि वो जनादेश किसे देती है। तो यूकेडी अपनी सीट जो है वो भाजपा के बाद भाजपा का वेट कर रहे हैं कि यूकेडी? हम किसी का वेट नहीं करते, ना हमने कभी किसी से अपनी कल्पना की है, ना कभी किसी से तुलना की है। हमारी अलग पॉलिटिक्स है, क्योंकि हम दल नहीं हैं। फिर से कह रहा हूँ कि हम दिल हैं। हम जनता की भावनाओं को, चीन ने हमला कर दिया और पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, उन भावनाओं में नहीं खेलते। ये उत्तराखंड के अपने मुद्दे हैं भाई, 13 जिले का एक राज्य है, इसके अपने बेसिक मुद्दे हैं कि भैया जिन सवालों को लेके उत्तराखंड बनाया था हमने, वो 20 साल बाद भी ऐसे की ऐसे। तभी तो पब्लिक आज बोल रही है कि भैया आप लोग 20 साल से आपने राज्य तो दिला दिया, लेकिन अब आप इसको आगे बढ़ाने का भी काम करो। तो फिर से यूकेडी बीच में है, लोगों के बीच में है, जनादेश का इंतजार है। चले सर, वैसे तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि परिणाम क्या होगा, लेकिन कहीं अगर ये गुंजाइश होती है कि पार्टी को गठबंधन करना पड़े, तो क्या पार्टी गठबंधन कर सकती है? बिल्कुल नहीं। एक सीट भी, एक विधायक भी अगर उत्तराखंड क्रांति दल को कम पड़ा फुल मेजोरिटी के लिए, तो उत्तराखंड क्रांति दल विपक्ष में रहना ही मंजूर करेगा, क्योंकि यूकेडी सड़कों पे संघर्ष करता रहा है, सड़कों पे रहा है। इसलिए यूकेडी किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं करेगा। और उत्तराखंड क्रांति दल ने ये साफ देखा है कि इन 20 सालों में व्यवस्थाएं जिस तरीके से पटरी से उतर गई हैं, एक एक चीज़, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के, विभागों से लेकर के, सारे जितने शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम समस्याएं लेकर के सारी चीज़ें पटरी से उतरी है। अगर इनको सड़क पे रह करके भी पटरी पे लाने का काम करना पड़े, तो यूकेडी विपक्ष में रह करके भी ये खुशी खुशी कर लेगी, बहुत अच्छे ढंग से कर लेगी। और अगर सदन में पहुंचाने का पूरा जनादेश पब्लिक ने दिया, तो फिर हम आपको उत्तराखंड की वो तकदीर और वो तस्वीर दिखा देंगे जिसकी आज तक पूरे देश की राजनीति में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक क्षेत्रीय दल क्या कर सकता है। सर, अंतिम सवाल,
यूकेडी की सरकार अगर प्रदेश में आती है, यूकेडी की सत्ता अगर प्रदेश में आती है, तो जो एक प्रदेश दो राजधानी वाला मुद्दा है उत्तराखंड का, इस पर यूकेडी की क्या राय है? यूकेडी का बिल्कुल साफ मानना है कि गैरसैंण के अलावा हमें कुछ और मंजूर नहीं है। ये तो अन्य क्षेत्र जो अन्य दल हैं, भाजपा कांग्रेस, ये तो इनका खिलौना है। उन्होंने कहा जी तुम भी तैयार, तुम्हारे लिए भी हाँ हाँ है, उधर के लिए भी हाँ हाँ है। ये कभी जैसे एक साइकिल होती है ना, एक साइकिल में या तो कैरियर होता है या तो स्टैंड होता है। तो स्टैंड हटा दिया साइकिल में से तो उन्होंने कहा साहब अब कैरियर नहीं रहेगा, और कैरियर लगा दिया तो उन्होंने कहा साहब अब स्टैंड नहीं रहेगा। तो पॉलिटिकल पार्टी की हालत उसी साइकिल की तरह है। यूकेडी का कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके की कोई महत्वाकांक्षा सत्ता की कुर्सी पर पहुंचना नहीं रहा है। अगर हम सड़कों पर रहे, विपक्ष में रहे तो सड़कों पर संघर्ष करेंगे, सदन में रहे तो सदन में जनता के लिए पॉलिसीज बनाएंगे, उनको उन घोषणाओं को उन संकल्पों को पूरा करेंगे। इसलिए कहीं से कहीं तक ये नहीं रहा है। हमारा सीधा मानना है कि गैरसैंण के अलावा कोई भी बात हमें मंजूर नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी और जो नेता हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों कांग्रेस के एक लीडर का बयान आया था कि साहब एसी नहीं लगाया तुमने, मैदान में सभा हो रही है और उनको एसी चाहिए। तो ये जो सुविधा प्रस्त राजनीति है, जिनको लगता है कि जब गर्मियों में कराओ गैरसैंण में तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो गर्मी वो हो रही है, दूसरे तरीके सर्दियों में कराओ तो उनको ठंड लगने लग जाती है। तो इस तरीके जो सुविधावादी राजनीति है, और जो अफसर भी वहाँ जाना नहीं चाहते, उनको लगता है कि ये पहाड़ की जो टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियाँ हैं उनको जो है रिंग लगने लगती है, उनको चक्कर आने लगते हैं। इस तरीके की पॉलिटिक्स को और इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी को ही तो ठीक करना हमारा काम है। इसीलिए हम चाहते हैं कि गैरसैंण ही राजधानी होनी चाहिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण और है। ये लोग बोलते हैं कि मैदानी लोग नाराज हो जाएंगे। प्रेमचंद अग्रवाल मैदान के नेता है, उन्होंने बोला कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। मदन कौशिक मैदानी नेता है, उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड की विधानसभा में सबसे पहले ये प्रस्ताव पेश करने वाले मदन कौशिक थे, जिन्होंने बोला कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। अरे जब मैदानी नेता बोल रहे हैं तो तुम्हारा बहाना किस तरीके का है भाई कि गैरसैंण राजधानी बनाएंगे तो मैदानी नेता नाराज हो जाएंगे? मैदानी नेता तो खुद आगे आके कह रहे हैं। ये जो लीडर्स हैं अब तक जो सत्ता में रहे हैं, वो चाहे बाई बर्थ पहाड़ी हो सकते हों, लेकिन उनकी मानसिकता इतनी सुविधा भोगी हो गई है कि वो ठीकरा भले ही मैदानी नेताओं पे फोड़ दें, उनको बदनाम कर दें इस बात के लिए, लेकिन क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि गैरसैंण जाएं, क्योंकि उनके सारे धंधे, सारे बिजनेस, सारे क्लाइंट्स उनके मैदानों में हैं, इसलिए उनको लगता है, उनको देश की पॉलिटिक्स, राज्य की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो नहीं चाहते। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल का बिल्कुल साफ मानना है कि अगर गैरसैंण राजधानी नहीं हुई तो इस राज्य के विकास का जो रूट कॉज है वो हम लोग ढूंढ नहीं पाएंगे, उसको वहाँ से हम लोग शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए राजधानी के अलावा, गैरसैंण के अलावा हमें राजधानी कहीं और मंजूर नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल, जो कि उत्तराखंड की पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम रह चुके हैं और अब उत्तराखंड की जनता के मुद्दों को, उत्तराखंड की जनता की जन समस्याओं को राजनीति के सहारे ऊपर लेके आना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।